नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आज हम चीर-फाड़ करेंगे थोड़ा-सा अमेरिका के ऊपर और हमारे फेवरेट जो आपने उनका सीरीज़ भी देखा होगा चैनल पे सैथोलॉजी पे प्रोफेसर कुसुम लकेडिया जी का। तो उनके साथ थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे कि व्हाई अमेरिका बिहेव्स द वे इट बिहेव्स। ये क्वेश्चन है। चलिए विदाउट डिले लेट्स वेलकम प्रोफेसर कुसुम लकेडिया जी। नमस्कार एंड वेलकम। ओ, नमस्कार जी, सब सुनने वालों को भी नमस्कार। और आपको बहुत अच्छा, आपके शो के लिए बधाई। जो 2 दिन का आपका लिट फेस्टिवल चला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, इतना थैंक यू। सुंदर कार्य। आपसे ही मैंने शुरू किया था। द फर्स्ट यू वर द जी फर्स्ट स्पीकर। तो जी थैंक यू जी आपका आशीर्वाद के लिए भी और बहुत दर्शकों को तो आपकी सीरीज़ ज़बरदस्त लगती है। अच्छा चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं कि अमेरिका के साथ हो क्या रहा है? ये एंग्लो सैक्सन क्योंकि अमेरिका तो आप हम जो दुनिया समझती है एंग्लो सैक्सन मतलब अमेरिका समझती है व्हाइट एंग्लो सैक्सन इज़ द ओनली अमेरिकन ऐसी दुनिया समझती है। बट इनके साथ हो क्या रहा है कि कंटीन्यूअसली सिर्फ भारत के पीछे पड़े हैं इस समय। व्हाट यू थिंक? और दर्शकों को बता दूं इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं गूगल पे और हमारे चैनल पे तो इतने सारे वीडियोस हैं इनके 150 से ज्यादा वीडियोस हैं अप्रोक्सीमेटली। प्लीज बताइए। तो अब ये बताइए कि वो किसके पीछे पड़े? आप लोग क्या चाहते हैं? अब वो किसके पीछे पड़े? रूस के पीछे 3.5 साल से पड़ा हुआ है, यूक्रेन की लड़ाई में। अमेरिका का जो पहला, इसके पहले वाला प्रेसिडेंट था, जो पूरा यूरोपियन यूनियन है, इस हद तक पीछे पड़े हैं कि युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, और केवल 3.5 साल क्यों? 1945 से लेके 1990 तक का जो कोल्ड वॉर है वो क्या है? सांप नेवले की लड़ाई है। दुनिया के डिफरेंट थिएटर्स में यूएसएसआर नाम के जो कम्युनिस्ट रेजिम थी उसके साथ, ठीक। 90 में गोर्बाचोव के समय टूटा, वार्सा पैक्ट टूटा और ये तय हुआ कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन ये लोग केवल एंग्लो सेक्शन नहीं, यूरोप, अमेरिका को थोड़ी देर के लिए आप यूरोप मान लीजिए, मैं अभी उस पर आ जाऊंगी, तो उस रूस के प्राण के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक। पूरा का पूरा जो इजराइल को हैंडल बनाकर, ये जो पूरा का पूरा तेल वाला क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लगातार मार धाड़ बम्बार्डमेंट सब चल ही रहा है, आप लोग को जानकारी है। 45 में चलिए तो जापान में 2 बॉम्बिंग होती है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और केवल बॉम्बिंग तो नहीं होती है, फ्रॉड करते हैं। उसका एम्परर का, जो वहां के सम्राट है, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग और वो सारा मामला, कभी कहेंगे तो मैं पूरी कथा अलग से सुना दूंगी। उसके बाद भी वहां की मिलिट्री सरेंडर नहीं कर रही है। उस नन्हे से जापान से ये अकेले नहीं भिड़ पा रहे हैं। सोवियत रूस यानी कम्युनिस्ट रूस अमेरिका की सहायता यानी यूएसए की सहायता मांग रहा है, ब्रिटेन की सहायता में मांग रहा है। उसके बाद उससे इतना थर थर कांप रहे हैं कि उसको डीमिलिटराइज करते हैं। ध्यान आ रहा है ना? बिल्कुल। और ये डीमिलिटराइजेशन वाला मामला अभी तक चल रहा है। ये बात दूसरा है कि जापान की जरूरत इनको कोरियन वॉर में ही पड़ गई थी, तो अपने ढंग से उसको मिलिटराइज भी किया और उसके बाद भी ये इकोनॉमिक जायंट बन के उभरा। अब लीजिए कम्युनिस्ट, जिसको चीन कहते हैं, यानी अनदर कम्युनिस्ट रेजिम, इसको यूरोप और अमेरिका, हम अमेरिका वाले तो अमेरिकन नहीं ना, ये तो यूरोपियन है जो अपने को अमेरिकन कहकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जिनको एंग्लो सेक्शन कहते हैं वो कौन है? यूरोपियंस। यूरोपियन ही है ना। जो यूरोपियन अपने को नहीं कह के अमेरिकन कह रहे हैं, अपने को यूरोपियन नहीं कह के कैनेडियन कह रहे हैं, अपने को यूरोपियन नहीं कह के
ऑस्ट्रेलियन कह रहे हैं। ये तो बदमाशी है ना, इस पर भी बाद मच में बात करेंगे। यस। तो अब निपटने को बचा कौन भाई? भारत बचा। और ध्यान दीजिए, एंगस मेडिसन का जो वो मोटा वाला पुस्तक है जो मैं बार बार दिखाती हूँ, वो ओईसीडी का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। इसके अनुसार पिछले 125 साल पूरी 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी का 25 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट आज के भारत के ग्रोथ रेट से बहुत नीचे है ना भाई। करेक्ट। और ये उनके अपने आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं हैं। 1945 से 2025 यानी करीब करीब 80 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जीडीपी का ग्रोथ रेट 2% भी नहीं है। 1 पॉइंट दिस, 1 पॉइंट दैट, 1 पॉइंट दैट। क्यों भाई, क्यों? और उसके अपने अनुसार एंगस मेडिसन यानी ओईसीडी के स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के अनुसार भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट एकदम गए बीते खराब हालत में 73 से 98, 25 साल और 0 एडी से 2025 5% प्लस है। ध्यान दे रहे हैं बात को? यानी यूरोप का जो सबसे मजबूत हिस्सा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियंस का जो सबसे ताकतवर हिस्सा क्यों है? अरे भाई, इतने बड़े क्षेत्र को कब्जा कर लिया है, वहां के लोगों को मार के काट के, यहां तक कि उनका नाम तक ओढ़ लिया है ओनरशिप के लिए। ठीक, इसलिए यूरोपियंस का सबसे मजबूत हिस्सा है। इसका डिक्लाइनिंग ग्रोथ है और भारत का एसेंडिंग ग्रोथ है। तो बेचारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और क्या करे, बेचारे ने कुल क्या किया। एक मतलब इतना स्टूपिड डिप्लोमेटिक एक्शन भी कोई कर सकता है जिसमें कंटेंट इतना और शोर इतना। जो मैंने देखा पढ़ा, मैं आंकड़ों को बहुत नहीं देखती हूँ पिछले काफी दिनों से, कि भाई भारत का जो एक्सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को या फॉरेन ट्रेड है, आप आंकड़े करेक्ट कर लीजिएगा, ये भारत की जीडीपी का कोई 1-1.5% है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टैरिफ लगाया है वो सर्विसेज पर भी नहीं लगाया है और फार्मेसी पर भी नहीं लगाया है। तो जो मैंने देखा आप सब करेक्ट कर लीजिएगा, 3-4 चीज पर है। कपड़े पर है, थोड़ा अनाज पे है, कुछ सी फूड पर है, कुछ जेम्स और ज्वेलरी पर है, और 2-1 आइटम और। तो भाई भारत को तो खुजली जैसा भी नहीं आएगा ना। अभी अभी जो कोरोना बीता है, कोरोना का जो लॉकडाउन बीता है, उससे हम कितनी स्मूथली निकल आए। तो अगर ये करना ही था तो इतने अशिष्ट और भद्दे ढंग से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्रेसिडेंट कर रहा है जो अपनी आइडेंटिटी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं व्यापारी हूं। भाई तुम व्यापारी तो नहीं, व्यापारी तो काम बड़ी शांति से करता है। आपने भी व्यापार किया है, मैं भी व्यापारी परिवार की हूं। व्यापारी तो बहुत सटल मैनिपुलेशन करता है, जिससे उलझता है उससे भी मीठा मीठा बोलता है, और तुम कर कुछ नहीं पा रहे हो। वो सामान तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगा, 2-4-6 महीने में, साल भर कहीं और चल जाएगा। और इतनी अशिष्टता कि स्वयं
अपने इलीगल नेशन स्टेट, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, इतना भद्दा उसके विरोध में अ, क्रोध व्यक्त हो रहा है। मैं तो सोशल मीडिया से थोड़ा जानती हूँ, आप तो वहां बैठे हुए हैं। तो सवाल ये है, उनका ये लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों? एक्चुअली क्या है कि इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे खुद का इकोनॉमी मैनेज करें, खुद का। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना गवर्नमेंट्स कैसे चलाएँ। क्योंकि एक बहुत बड़ी इनकी बीमारी होती है, यूरोपियंस की दिखती है मुझे, कंट्रोल फ्रीक्स हैं, कंट्रोल फ्रीक्स। वो इतने कंट्रोल्स लगाते हैं बिकॉज़ जैसे क्या होता है कि किसी भी चीज़ की फ्रीडम या स्पिरिट को मार डालते हैं, किसी भी चीज़ की। ये मेबी ये चर्च से आ रहा है, कहीं से आ रहा है कि दुनिया में हमारा एक मॉरल ग्राउंड है और ऐसे ही होना चाहिए। और जो मंदबुद्धि व्यक्ति होता है जनरली वो इतनी रोक लगाता है कि कहीं से कुछ पनप ही ना पाए। उसको कंट्रोल करना है हर तरफ से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत अधिक डरे हुए हैं? क्योंकि जब भय होता है तो रोक लगाते हैं। जैसे करेक्ट, नन्हा सा बच्चा होता है तो हम लोग कहते हैं आग के पास मत जाओ, करेक्ट। पानी के पास मत जाओ, कुत्ते के पास मत जाओ, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, क्योंकि बच्चे को लेकर हम डरे हुए हैं। तो यूरोप और अमेरिका, या मैं कहूं यूरोपियन साइके, एक भय की साइके है। ये लगातार इनका जो अनकॉन्शियस साइके है, इस पर आपको पता होगा फ्राइड ने और उसके बाद कार्ल जुंग ने बड़ा गजब काम किया था यूरोप के अनकॉन्शियस साइके पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और मामला सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तो नहीं है, मामला तो करीब 1000-1200 साल पुराना है। भयंकर भय। और भय किसका किसका है, थोड़ा तो मैंने आपके यहाँ चर्चा किया है। अगर आप कहेंगे तो इसके स्वभाव की चर्चा पर हम लोग छोटे छोटे 2 4 5 चर्चा कर लें, क्योंकि यस, जब तक इनके स्वभाव को नहीं जानेंगे हम डील कैसे करेंगे? मैं जितना देख रही हूँ, डील इनके साथ ऐसे हो रहा है मानो कोई महारथी बैठा है, और महारथी के साथ छोटा रथी कैसे व्यापार करे, कैसे व्यवहार करे। और असलियत क्या है? जिसने महारथी का स्वांग रच रखा है वो भय से कांप रहा है। उसके कौन कौन से भय हैं, ये तभी जाना जा सकता है जब उसको हम जाने। कम से कम 100 साल में उसके साथ क्या हुआ, कम से कम 50 साल में उसके साथ क्या हुआ, उनको तो पता है ना कि ये सब कुछ भी उनका नहीं है, अमेरिका उनका नहीं है। अमेरिका के लिए वो एलियंस हैं। आप तो सेटलर सेटलर कहते हैं, सेटलर तो ये नहीं है, ये तो डकैत हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मुकदमे लगे हैं उसकी जब सुनवाई होगी तो ये सारे अमेरिकन्स को तो यूरोप जाना पड़ेगा ना, जो अपने को अमेरिकन्स कह रहे हैं। ये तो सारे गैर कानूनी ढंग से बिना कागज के यहाँ आए हैं ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? नहीं, यस, यस, यस। एक्चुअली सेटलर्स ये बड़ा पहले पिल्ग्रिम बुलाते थे अपने आप को। तो जब मैंने पूछा कि पिल्ग्रिम कैसे हो गए? अगर पिल्ग्रिम के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए पिल्ग्रिमेज है वहाँ पे। तो अगर हाँ, ये लैंड आपने डिस्कवर ही नहीं की तो यहाँ पे पिल्ग्रिम कैसे बन गए? फिर हाँ, इन्होंने अपने आप को सेटलर्स बोला। सेटलर्स तो बिल्कुल नहीं है। ये तो प्रेडेटोरियल है। तो इसका मतलब हाँ। ये है कि इनका जो कब्ज़ा है वो इट इज़ फॉर सेल्फिश इलीगल है। इंटरेस्ट, इल्लीगल है। सेल्फिश तो का शब्द है, हाँ, इलीगल है। और इलीगैलिटी जेनोसाइड के आधार पर है। जेनोसाइड के आधार पे। इनका खुद का जैसे इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी ऐसा ही है।
जैसे इन्होंने अभी मैंने सुना कि प्रेसिडेंट पुतिन जो आए हैं अलास्का के समय कि साहब वो यूरोप नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ वारंट जारी है। ठीक, तो जिस कानून के तहत पुतिन पर वारंट जारी है, उसी कानून के तहत एक भी यूरोपियन अमेरिकन धरती पर 5 मिनट खड़ा रह सकता है क्या? करेक्ट। लेकिन ये कोई चर्चा नहीं है। मैंने नहीं देखी, मैं बहुत ज्यादा, मेरे को तो यूज करना भी नहीं आता है, जो अपने आप दिख जाता है उतना ही देख ले कि भाई ये इतने भीषण भयभीत हैं, इनसे ज्यादा किसको पता है कि इनका, अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रही हूँ, इनका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का जो पॉलिटिकल बॉर्डर खींचा है, उसके रहने वाले लोगों से, जो वहां के मूल नेशंस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनका मुकदमा चल रहा है और वो हार जाएंगे, इसलिए मुकदमे का फैसला नहीं हो रहा है। अगर आज भारत और भारत जैसे ब्राजील, चीन, जापान और दुनिया भर के देश, वेनेजुएला, जिससे जिससे इनका झंझट, करीब करीब सबसे इनका झंझट है, अगर वो लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के नेशंस, मैंने कभी पढ़ा था बहुत पहले, 600-700 नेशंस हैं जिसको ये हाँ। ट्राइब कहते हैं। आप तो उसके एक्सपर्ट हैं, उनके एम्बेसडर हैं आप। अगर उनकी बात ही केवल हम लोग करना शुरू कर दें, तो आप कल्पना कीजिए, क्या ये किसी बातचीत के टेबल पे आएंगे? नहीं, बड़ा सिंपल है। अगर भारतीय गवर्नमेंट बस इतना बोल दे कि वेयर इज अ नेटिव अमेरिकन प्रेसिडेंट, एक्चुअल अमेरिकन लोग कहाँ है हमारी टेबल पे, भारतीय ये सरकार क्या बोले? पहले क्या, क्षमा कीजिएगा, डिप्लोमेसी में ये होता है, आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, हमारे जैसे 2-4-500 चैनल्स बोलेंगे, यूनिवर्सिटीज में डिबेट होगा, एक आवाज खड़ी हो जाएगी और फिर भारत सरकार केवल इतना पूछे कि भाई ये सब क्या चल रहा है, ये सब ठीक बात हो रहा है क्या? हमको तो पता नहीं, ये लोग क्या क्या कह रहे हैं, क्या आपका कोई मुकदमा है, क्या आप लोगों ने कोई जेनोसाइड किया था? आप लोग तो अपने को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, और ये सोशल मीडिया में और भारत की यूनिवर्सिटीज में बड़ी बहसें हो रही हैं कि आप लोग तो क्रिमिनल्स हैं। केवल इतना स्वीट स्वीट बात, तो ये ठीक बोल रहे हैं क्या? केवल इतना। अच्छा, जैसे पूजनीय सुदर्शन जी जब आरएसएस में थे, तब पूजनीय रामस्वरूप जी के कहने से, मेरे को ध्यान है 25 साल तो पक्का हो गया, सन 2000 में और उसके पहले से, ये सारे अमेरिका से नेशंस आते थे भारत, अभी भी आ रहे होंगे। तब ये काम आरएसएस के श्याम परांडे जी देखा करते थे 10 एक साल पहले, और बहुत पहले तो चमन लाल जी देखा करते थे। तो केवल उनको बुलाकर भारत के दूरदर्शन पर ठीक से दिखाने लगा जाए, बातचीत करने लगा जाए। आप बताइए, कुछ ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी एस जयशंकर? और ये सब केवल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो डरा हुआ है, आप उसको महारथी मान के डील कर रहे हैं। आप केवल धीरे से ये पूछ लो, भाई कुछ लोग हमारे यहाँ ये बता रहे हैं कि 1776 में आप अपने को आजाद घोषित कर रहे हैं, यानी आज से 250 साल पहले, और तब तो आप अटलांटिक के कोने में जरा से थे भाई। ये ठीक कह रहे हैं क्या?
1776 में ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं था क्या? आपने इसको कब खरीदा, उसको कब खरीदा, ऐसी बातें आ रही हैं। डिप्लोमेसी, अगर मैं मतलब जो भी इस काम को करने वाला जो भी पद होता होगा, उस पद पर यदि मैं होती, बड़ा मीठा 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 थोड़ा सा वो पुडिंग सर्व करवा देती, या राजभोग सर्व करवा देती, या कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम सर्व करवा देती, और सिप ले लेके उन लोगों के बारे में, मैं आपकी पुस्तक पढ़ रही थी, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, उसमें बहुत से वो मुखिया लोगों का नाम दिया हुआ था। तो भाई एक कोई आदित्य सत्संगी अमेरिका में है, उनकी एक कोई पुस्तक है, उसमें वो कह रहे हैं कि जी ये तो हत्यारे हैं, आपको हत्यारे कह रहे हैं। तो ये क्या मामला है जी, हमको तो नहीं पता। हमको तो ये बता रहे थे कि आप ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, बिल्कुल। तो जो सबसे कमजोर है, उन ग्राउंड्स पर, जिन ग्राउंड्स को लेकर वो झंझट कर रहा है, जो तेल वाली बात को यही कह रहा है ना कि साहब आप तेल खरीद रहे हो, और तेल खरीदने से रूस को जो ताकत आ रही है, उससे यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं, तो आप वॉर क्राइम में हिस्सेदार हो, इतने कुल कह रहा है। हाँ, तो अपने को तो जेनोसाइड के आंकड़े दे के पूछना है, या वैसे 150 किताब, मुझे याद है 92, 93, 94 में एक कोई स्कॉलरशिप आई थी, अमेरिका की थी कि कनाडा की थी, मुझे याद। तो उसके लिए मैंने वो जो मूल निवासी हैं, जिनको रेड इंडियन कहते हैं, इनके बारे में बड़े विस्तार से पढ़ा था। तो वो 150 किताब लेके बैठ जाए, आप देख लीजिएगा अगले 15 दिन में ट्रंप और कौन कौन सा नाम आता है कि उनका ये मिनिस्टर है, वो सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी है, सब टेबल छोड़ के भाग जाएंगे आदित्य। नहीं, इनका दूसरा एक बहुत बड़ा क्वालिटी होता है बेशर्मी का, लज्जा विहीन। तो इस पे ऊपर आपका और मेरा तर्क कोई चलने वाला नहीं है। अब इनको आप बोलते रहेंगे और ये बेशर्मी से आपके सामने बैठे रहेंगे। जैसे जी, जानवरों को भी शर्म होती है, यहाँ पे शर्म नहीं है बिल्कुल भी। जानवर भी, मैं तो इतने सारे जानवर रहते हैं मेरे साथ, अगर कोई उनको कुछ बोल दो कि ये तुमने क्या किया? सुरभि ये क्या किया? तुरंत वो बोल शर्मा जाएगी थोड़ी देर के लिए, हाँ, मेरे से गलती हुई है। मैं थोड़ा सा आपसे डिफर कर रही हूँ। वो जो छोटा छोटा 1 मिनट का जो वीडियो आता है, उसमें मैंने देखा एक किसी पत्रकार ने उससे पूछा, ट्रंप से, पता नहीं कोई 10-15 दिन पहले, प्रेसिडेंट ट्रंप से, कि साहब लोग कह रहे हैं कि आप रूस से ये 3-4 चीज का नाम बोला, खरीद रहे हैं। उसका उत्तर क्या था मुझे नहीं पता, पता करके बताऊंगा। देखिए, ट्रुथ दो होता है, दो या कई होता है, मैं दो की बात कर, एक प्राइवेट ट्रुथ, एक पब्लिक ट्रुथ। पब्लिक ट्रुथ मतलब स्टेज पर एक पब्लिक डोमेन में खड़े होकर आप एक बात कह रहे हैं, एक पोजीशन ले रहे हैं, कोई भी पोजीशन, वो पोजीशन कितनी भी निर्लज्जता की पोजीशन है, उसी पोजीशन में आपसे हम बातचीत करते हैं, और उसी पोजीशन में भाषा तो है कि आप नग्न दिखाई दे रहे हैं बिना कपड़े के, या थोड़ी अच्छी भाषा में कहें आप एक्सपोज्ड हैं। तो मुझे नहीं पता, पता करके बताऊंगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इनकी, मुझे जो लगता है, मैं एकदम गलत हो सकती हूँ, इनकी सारी निर्लज्जता का कारण इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जिन पर ये टूट पड़ रहे हैं, उनको इनकी असलियत का नहीं पता होना। जब ये कहें कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसी दिन 4 बात पूछ लो, जी हमको तो ये बताया गया था
कि आप लोगों ने कोई स्लेव का व्यापार किया था? 1776 के बाद भी आप अफ्रीका से स्लेव ला रहे थे। सही बात है क्या? आंकड़े के सही, मैं तो मोटी मोटी बात कर रही हूँ। खड़े रह पाएंगे क्या ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी? इसके बाद बोलो जी, उनको आपने जो भी वोटिंग राइट इस सन में दिया, मैंने एक नोटिस किया है 1870 में, यानी 1776 के कोई 94 साल बाद, ठीक। और आपने मुझे एक शो में बताया था कि जो वहां के मूल निवासी हैं, इनको तो वोटिंग राइट इन्होंने 21वीं शताब्दी में शायद दिया है। 2 जून 1924। देखिए, 2 जून 1924, वही मुझे याद है। मुझे ये भी याद है कि आपने ये बताया कि उनके पास पानी नहीं है, अभी भी नहीं है। उनके पास बिजली नहीं है, ये आपने अभी भी बताया। नहीं, अभी भी नहीं। अगर ये पूछा जाए कि जी हमारी खबर तो है कि वहां कोई 11 करोड़ लोग थे, अब 1 करोड़ लोग हैं और इनको 1 जून 2024 तक वोटिंग राइट नहीं थी। सिंपल क्वेश्चन, ये ठीक है क्या? एक इंटरनेशनल फोरम में ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भूल जाएंगे। हत्यारा नहीं कहना है, वॉर क्रिमिनल नहीं कहना है। मीठा बोलने से यदि काम चले, सुई से अगर बखिया उधड़ जाए तो क्या करने अग्नि और ब्रह्मोस चलाएंगे भाई आप? क्या करने चल? तो जो मैं एक्चुअली आज थोड़ा ही छोटा ही करना है अपने को, मैं तो आपसे निवेदन करूंगी एक सीरीज कर लीजिए इनके स्वभाव के विषय। मेरा मानना है नॉन यूरोपियन, मैं अमेरिकन तो इसको कह ही नहीं रही। तुम अमेरिकन किस कोने से हो जी? अमेरिका की धरती का तुमने नाश किया, जल का तुमने नाश किया, वायु का तुमने नाश किया, पवित्र स्थानों का तुमने नाश किया, फ्लोरा का, फाउना का, मनुष्यों का, भाषा का, संस्कृति का, धर्म का, सबका तुमने नाश किया। तुम अमेरिकन कैसे हो भाई? तुमको हम वल्चर यूरोपियन नहीं कह रहे, कहना है तो आप और हम जैसे लोग कह रहे, भारत सरकार क्यों कहे? लेकिन मेरे को, मैं गलत हो सकती हूँ, जिनको इनसे डील करना है उनको ये मोटी मोटी बातें या तो पता नहीं है या ध्यान में नहीं। तो एक अंदाज अपने लोग ये कर ले, ये टैरिफ वैरिफ तो मतलब इतना स्टूपिड काइंड का इरिटेंट है, लेकिन वस्तुतः ये जो कर सकते हैं उसके बारे में क्या अंदाज है? जो इन्होंने दुनिया भर में किया है, हम क्यों माने कि हमारे साथ नहीं करेंगे? और नहीं करेंगे तो उसका कारण केवल एक होगा, ये और हम। तो ये हमारा ये क्या है, इनका ये क्या है, ये क्या है? वी हैव टू टॉक एक्सप्लिसिटली। देखिए क्या है कि आरबीआई का नोटिफिकेशन आया था नॉस्ट्रो अकाउंट्स का और भारत का यूपीआई, इनका जो अगर ये, तो बहुत सारा चीजें मोदी जी ने एडवांस में इस तरह किया कि उसकी हवा निकल गई। प्रोटेक्टिंग इंडियन इंडस्ट्री फॉर पेमेंट्स, मतलब स्विफ्ट को रिप्लेस कर दिया। ओनली प्रॉब्लम भारत के पास है कि इनके पास भारत का फॉरेक्स रिजर्व है इनकी बैंक्स में। ये मेन प्रॉब्लम है। और देखिए क्या है कि कोई भी डिसीजन जल्दी से लिया नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। और हमको इन्होंने इतना मूर्ख बनाया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोल के, एलाइज बोल के, कितना बकवास करके हम लोगों को ऐसे ही चढ़ा के रखा। और हम लोग के लोगों को, क्योंकि उन्होंने आपका हमारा डिस्कशन नहीं सुना अभी तक, पहली बार शायद सुनेंगे, तो इसलिए उनको लगा कि चलो बड़े अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। लेकिन अगर वो आपकी सीरीज देखें और हम लोगों की सीरीज देखें इधर सतौली चैनल पे, आत्मीयता नहीं है। आपने एक बार बोला था, आत्मीयता नहीं है।
किसी के वो अपने भाई-बहन के लिए भी नहीं है, माता-पिता के लिए भी नहीं है ना? तो वो सेल्फ एलिएनेटेड लोग हैं ना। सेल्फ ओरिएंटेड लोग हैं। उनको हर चीज़ जो है भय से ही देखते हैं। पहले तो इनका भोजन इस तरह का है, अगर आप किसी जानवर को मार के खाते हैं, तो हमेशा भयभीत रहेंगे, क्योंकि उसका भय जो है आपके शरीर के अंदर रहेगा। वो तो नेचुरल है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से। तो बट उसके बाद में भय में ही इनको रखा गया है, क्योंकि भय में ही क्रूरता दिखती है, कि भयभीत है। अगर कार्ल जुंग ने जो सपनों पर 1945 के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कार्ल जुंग ने यूरोप में लाखों लाखों लोगों को जो एक तरह के सपने आते थे, उस पर बहुत भारी स्टडी है। मैंने वो कभी पढ़ा था कि शायद 90-90 में बड़ा विस्तार से पढ़ा था। और हॉलीवुड में जो हॉरर फिल्म्स आती, केवल इन दोनों की व्याख्या कर दें तो पता चल जाएगा ये कितने भीषण रूप से एलिएनेटेड लोग हैं। चींटी का भय, मकड़ी का भय, मछली का भय, आपको तो बहुत ज्यादा पता होगा, मैं तो बहुत थोड़ा सा जानती। ये मैं सोच के मुझे हँसी आ रही है, क्योंकि ये एग्ज़ैक्टली आप सही बोल रही हैं। मतलब कि इतने भय मैंने जब सुनता था, बोलता कि हम तो कॉलेज में बॉय स्काउट भी रहा हूँ मैं, एनसीसी के कैंप से भी गया हूँ मैं, कहीं पे हमको ये सब सिखाया नहीं गया। मकड़ी आई, चल सही। गई सड़क पे, उखाड़ के फेंक दिया उसको बस, और कुछ नहीं। अ, और बड़े-बड़े ऐसा तो नहीं कि छोटे-छोटे, बड़े-बड़े मकड़े आते हैं इंडिया में तो। जंगलों में आप जाएँगे तो मिलेंगे आपको। साँप का अरे भय। हम लोग सांप के साथ तो बराबर रहते हैं। मैं काशी में बगीचे में बैठी रहती थी अकेले, या दूर काम लोग कर रहे हैं, तो बड़ा सा सांप आया, अब मैं भागूंगी कहाँ? तो मैं कुर्सी पर पैर समेट के बैठ जाती थी, सांप नीचे से चला जाता था। और कोई कहे कि मैं बड़ी बहादुर टाइप की हूँ, ना भैया, ना कोई बहादुर बहादुर नहीं। लेकिन जिनके साथ रहना है, उनके साथ कैसे रहना है, ये पता है। करेक्ट, करेक्ट। एक कहते हैं बिस्खोपड़ा, मेरे बगीचे में 10-5 माने एक बिस्खोपड़ा माता जी और 6-7 उसके बच्चे, वो टहलते घूमते थे और मैं वहीं बैठ के खाती पीती और पढ़ती लिखती। और ये मैं शहरी बैकग्राउंड की हूँ, देहाती बैकग्राउंड की नहीं थी। पडरौना में रहती थी, वो गांव जरूर था, लेकिन घर तो पूरा संगमरमर का ही था। तो गांव वाला बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन ये समझ है कि भाई जिसके साथ रहना है उसके साथ कैसे रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए तो आज हम ये लोग यहीं जो पे रोकते हैं। यस। सो और दर्शकों, ये पूरा सीरीज़ होगा तो आप ज़रूर जुड़िएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें बताता भी रहता हूँ, मैंने बुक में भी बहुत लिखा है, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में। जब आप इनका मानसिकता समझेंगे, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। बिकॉज़ मैं इनके बारे में आपको ठीक से समझना पड़ेगा। मैं इनके साथ रहता हूँ, और जो प्रोफ़ेसर कुसुम केडिया जी बता रही हैं एकदम एक्यूरेट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका भाग गया, उसका मेंबर नहीं है। मतलब उसका मेंबर है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी अमेरिका भी मेंबर नहीं है, भारत भी मेंबर नहीं है, बाय द वे। क्योंकि अ, यही क्वेश्चंस पूछा गया था इनको कि भाई व्हाट हैपेंड टू नेटिव अमेरिकन्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू देम, क्या किया आप लोगों ने, व्हाई नेटिव अमेरिकन इज नॉट ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, व्हाई, क्या डर है उससे आपको, जिसकी जमीन पे आए हो उसको आपने सैवेजेस बुलाया अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन में, हाउ इज इट पॉसिबल? तो फिर किसके ऊपर राज कर रहे हो? तो मतलब तुम्हारा तो इंडिपेंडेंस भी इल्लीगल है, क्योंकि आपने ये अपने ही परिवार वालों से दूसरा इनको लिया है। तो ये मैंने एक लेक्चर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था डिबेट में, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, लोकल यूनिवर्सिटी में, तो पूरा हॉल शॉक हो गया था। मैंने बोला कि बाय द डेफिनिशन, बस जस्ट बाय लुकिंग एट योर इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन से आप सब इल्लीगल हो। एंड दे वर हाँ, शॉक्ड, दे सेड यस यू आर ऑल इल्लीगल, बिकॉज़ उसमें लिखा हुआ है कि वी हैव टू प्रिजर्व द वैल्यूज ऑफ द चर्च एंड द सैवेजेस इंडियंस आर डिस्ट्रॉयिंग इट, ऐसा करके लिखा हुआ है, इंडियन सैवेजेस। तो जिसके ऊपर, जिसकी जमीन पे आप रह रहे हो, उसको सैवेजेस बुला रहे हो, उसका एक भी सिग्नेटरी आपके आपके डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में नहीं है, दैट मीन्स उसने तो अप्रूव नहीं किया, तो वो तो हमेशा आजाद है। तो
आप गुलाम थे और आप अभी भी गुलाम हो। तो एक्चुअली वही है कि हमने फिर उनका लॉजिक आता है कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। मैंने कहा जिसकी ज़मीन पे डेवलपमेंट किया है उसको तो छुआ नहीं डेवलपमेंट आपका, तो दैट मीन्स यू आर अगेन इल्लीगल। तो वो यू डिड इट फॉर योरसेल्फ ओनली, अपनी कॉलोनीज़ बनाई आपने। डेवलपमेंट नहीं किया आपने, उसको बहुत भद्दे और गंदे और क्रूर ढंग से एक्सप्लॉइट किया है। एक्सप्लॉइट किया है। चलिए आज के डेवलपमेंट लिए का मतलब होता है वैल्यू एडिशन। करेक्ट, वैल्यू एडिशन तो न पानी में हुआ, न जमीन में हुआ, न हवा में हुआ। इस हद तक पोल्यूशन हुआ कि पानी में आप तो अपनी एजेंट ऑरेंज डाल मैन्युफैक्चरिंग, देते हैं। पानी में तो एजेंट ऑरेंज डाल देते हैं मारने के लिए। नहीं नहीं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप उठा के चीन और साउथ ईस्ट एशिया क्यों ले गए? बिकॉज यू पोल्यूटेड एवरीथिंग, हाँ, इसे लेकर गए। इसीलिए तो ले गए करेक्ट। कि वहां पर सारा पोल्यूशन रहे, हम ठीक से सांस ले सके। चलिए अपने लोग इस पर लंबी बात करते हैं अगर आप यस, कहेंगे तो। यस, यस, यस। जी थैंक यू जी व्यूअर्स फॉर वाचिंग, और प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा प्रोफेसर कुतुबुल्लाह केडिया जी की। और आपको मालूम ही है हम लोग बड़े सिलेक्टिव रहते हैं गेस्ट को बुलाने के लिए। उसका एक रीज़न है, ताकि आपको वही बातें मिलें जो डीकोलोनाइज़्ड हो, एक्यूरेट हो, रिसर्च्ड हो, और जिस पे आप एक डिसीजंस ले सकें। यू कैन यूज़ इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो। तो अगले शो तक के लिए नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। जय जगत जय जगत।